नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। खिड़की की ग्रिल काटी, इधर सीढ़ी पहले से ही तैयार थी। रखवाले देखते रहे और पंछी पिंजड़े से उड़ गए। जी हां, टूटी खिड़की और सीढ़ी की ये तस्वीर हनुमानगढ़ के बाल सुधार गृह की है, जहां 6 बाल अपचारी खिड़की की ग्रिल काटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरार बाल अपचारियों में 4 हनुमानगढ़ जिले के हैं, जबकि एक भीलवाड़ा और एक श्रीगंगानगर जिले का है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना उस बाल सुधार गृह की है जो बाल सुधार गृह पुलिस लाइन के साथ है। ऐसा नहीं है कि बाल अपचारियों के फरार होने का ये पहला मामला है। इससे पहले भी 2 बार बाल अपचारी पुलिस लाइन के अंदर से फरार हो गए थे और इस बार भी पुलिस लाइन की ओर से ही सीढ़ी लगी थी। इस तरह चौकीदारी के बावजूद बाल अपचारियों का लगातार फरार होने की घटना से बाल सुधार गृह की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बाहर की दीवार पे पेड़ी लगा के पेड़ी के ऊपर चढ़ के और खेतों की तरफ आ गए। ये लगभग 3 बजे रात्रि को चेक किया था। राम सिंह जी गार्ड था उसने, तब तो थे। उसके बाद में सुबह 6:10 पर मदन लाल जी और लीलाधर जी गार्ड जो आए, उन्होंने चेक किया जब गायब थे। प्रतापगढ़ के 0 माइल चौराहे पर उस वक्त हंगामा मच गया जब पुलिस सब इंस्पेक्टर और जिला अफीम अधिकारी के बीच भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब जिला अफीम अधिकारी के साथ चल रहे विवाद में शामिल कुछ नारकोटिक्स अधिकारी चौराहे स्थित उसी होटल में आ पहुंचे जहां जिला अफीम अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और नारकोटिक्स के अधिकारियों को भी थाने ले जाने लगी। इस पर पुलिस और नारकोटिक्स अधिकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स विभाग के जिला अफीम अधिकारी से ही उलझ गए। हालांकि जिला अफीम अधिकारी ने अपने परिचय भी दिया, लेकिन सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स अधिकारी से अभद्रता करते रहे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। हंगामे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तभी शहर कोतवाल रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। अमनदीप नाम था, वो तुरंत तभी मैंने फोन किया तब पुलिस वाले भी आगे साथ में, और एक्यूज्ड है कोई एफआईआर में ला रखा है, उसमें कुछ 15 लाख रुपए किसी चीटिंग करने का मामला भी है। थाने में बैठा था, पता नहीं क्या एक्यूज्ड बाहर घूम रहा है, उसको पुलिस को लेकर एक्यूज्ड साथ में आ रहा है। कुलदीप सिंह उसका नाम है, एक्यूज्ड साथ में आया है। अलवर जिले की पुलिस ने मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त की। पुलिस ने मुंडावर में सरसों की फसल के बीच अफीम की अवैध खेती का पर्दाफाश किया और करीब 70 किलो अफीम जब्त की। मुंडावर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली थी कि बिल्लू यादव ने सरसों की फसल के बीच अफीम की खेती कर रखी है, जिसके बाद नीमराना डीएसपी महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर छापेमारी की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही सरसों के बीच उगाए गए अफीम के पौधों को काटकर जब्त किया है। अलवर में बेखौफ अपराधियों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी पर फायरिंग कर 10 लाख रुपए लूट लिए। ये घटना भिवाड़ी के कोटकासिम थाना इलाके के बिलहेड़ी गांव की है। जानकारी के मुताबिक 3 बदमाशों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी पर घर जाते समय गाड़ी के सामने बाइक लगाई और फिर अगले शीशे पर 3 राउंड फायर किए, जिससे गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। इसके बाद बदमाश गाड़ी में रखे 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि सेक्रेटरी दयाराम यादव को गोली नहीं लगी। घबराए हुए सेक्रेटरी ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया, लेकिन काफी देर तक कंट्रोल रूम में किसी ने फोन नहीं उठाया। करीब 10 मिनट बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो नाकाबंदी की गई, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। सूचना पर भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी शांतनु कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए मामले की छानबीन शुरू की। बघाना से मैं अपने घर को आ रहा था कि कैश में सुबह जमा कराया हूँ बैंक जा कर के, और बिलाड़ी के नज़दीक रहा तब 3 सवार बाइक पाए। 2 के पास जो है काला बुर्का लगा रखा था, एक बगैर बुर्का था, और दोनों ने सामने से बाइक आगे लगा कर और वहाँ
कट्टा लगा दिया सामने से, और तीसरा आदमी मेरे बैग के साथ छीना झपटी करने लगे। 2 बार मैंने उन्होंने बैग छीना और तीसरी बार उन्होंने 3 फायर करी। 3 फायर करने के बाद में वो बैग मैंने छोड़ना पड़े। कितना कैश था बैग में? कैश करीब 10.5-11 लाख की समथिंग। चूरू की जीन माता मंदिर के पास 24 मार्च को कोर्ट से घर लौट रहे कांग्रेस के पार्षद मोहम्मद अली और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में परिवार की महिलाओं ने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष से इंसाफ की गुहार लगाई है। परिवार के लोगों ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के साथ साथ सुरक्षा की मांग को लेकर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रियाना रियाज को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में चूरू पुलिस पर भूमाफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। उनका आरोप है कि चूरू शहर के भूमाफिया कृषि भूमि पर व्यवसायिक और रिहायशी भूखंड काटकर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं और इसकी शिकायत करने पर जानलेवा हमले करते हैं। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस पार्षद ने एसपी से भी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने पर मोहम्मद अली और उनके बेटे इमरान पर रुपए देकर रिजवान और अन्य लोगों ने हमला करवाया। आपको बता दें कि इस मामले में कोतवाली पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं तो लगातार ही बढ़ रही हैं। नाबालिग लड़कियों के घरों से गायब होने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। 12 जिले में भी 30 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपनी बेटियों के लौटने का इंतजार है। जिले में पिछले साल 34 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप भी चलाया, नाबालिग लड़कियों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस केवल 4 नाबालिग लड़कियों को ही सकुशल घर पहुंचा सकी। 30 नाबालिग लड़कियां आज भी गायब हैं और उनका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। लड़कियों के परिजनों की आंखें आज भी अपने बच्चों के इंतजार में पथराई हुई हैं। आज भी उन्हें अपनों के घर लौटने का इंतजार है। कई परिवार लगातार अपनी बेटियों की तलाशी में पुलिस से गुहार लगाते फिर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो लड़कियों की तलाश पूरी गंभीरता से कर रही है। बका पुसला रुकान तो बता दी कि मैं फैक्ट्रियां से मैं मकान चाहिए जो तो थोड़ा दिमाग से भी सींच थोड़ी तो के साथ मैं ले गई अम्मा का नाम जो यार बाकी 5 बार तो मैं एसपी साहब के पास हो जाई, मुझ सबको पास होगी 6 महीना हो गया, मैंने बुरा खाता। हमारी कोई सुनवाई नहीं करे पुलिस। चारों मेयर से हम थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, कोई सुनवाई नहीं करे पुलिस। एसपी साहब के पास भी 5 बार हो आए हम, मगर वहाँ भी हमारे को भेज देते हैं 8 जाओ 12 जाओ, ऐसे गुमराह कर रहे हैं सब। अभियान से पूर्व में 34 प्रकरण इस तरह के पेंडिंग थे, वर्तमान में 30 प्रकरण पेंडिंग हैं और इनको भी ढूंढने के लिए विशेष टीमों का गठन कर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के नाम पर लग गए ठगी के काम पर भरतपुर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा ही मामला उजागर हुआ है, जहां 323 किसानों के नाम पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ। बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक दिलबाग सिंह और कार्यवाहक शाखा प्रबंधक नवीन गौतम के साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर घोटाले के आरोप लगे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद तीनों आरोपी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही बैंक के एमडी ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि जिन किसानों को लोन के बारे में पता तक नहीं है, उनका भी डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। मामला सामने आने के बाद जून 2021 में जांच बिठाई गई थी। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले की बात सामने आई है। खुद बैंक के एमडी रामप्रसाद मीणा भी जुलाई 2021 में भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट से स्टे लेने के बाद वापस मार्च में रामप्रसाद मीणा ने कोऑपरेटिव बैंक में एमडी के पद पर ज्वाइन कर लिया था। दौसा में डॉक्टर अर्चना सुसाइड मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देने वाले डॉक्टर सड़क पर हैं। कभी हाथ में तख्तियां लेकर तो कभी मोमबत्ती लेकर वो अपने एक साथी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। टोंक में आईएमए के बैनर तले शहर के निजी और सरकारी डॉक्टरों के साथ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी
पटेल सर्किल चौराहे से लेकर घंटाघर सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला। सभी ने दौसा में डॉक्टर अर्चना के सुसाइड मामले में दोषियों के खिलाफ एक सुर से कार्रवाई की मांग की। कैंडल मार्च के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सभी ने डॉक्टर अर्चना को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टरों ने सरकार से असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और भर्ती पर्ची तो फ्री कर दी है, लेकिन पशुओं की पर्ची 2.5 गुना महंगी कर दी है। इसके अलावा इलाज भी महंगा हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी, जिसे सीएम की बजट घोषणा के बाद गठित किया गया है। इस सोसाइटी में बढ़े हुए दाम जमा होंगे। पहले पशु अस्पतालों में पर्चियों के पंजीकरण के नाम पर 2 रुपए लगते थे, जो सरकार के खजाने में जमा होते थे। अब 5 रुपए पंजीकरण शुल्क होगा। इनमें से 2 रुपए सरकार के पास जाएंगे, जबकि 3 रुपए पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी में जमा होंगे। इस सोसाइटी के गठन के बाद पशुपालकों के लिए पशुओं का इलाज महंगा हो गया है। वहीं छोटे पशुओं की मेजर सर्जरी पर 20 रुपए और बड़े जानवर की मेजर सर्जरी पर 50 रुपए देने होंगे। पशुओं के एक्सरे और सोनोग्राफी करवाने पर 50 रुपए खर्च करने होंगे। पहले ये सुविधा फ्री थी। वहीं अधिकारी अब इस मामले में जो बोल रहे हैं वो भी गले नहीं उतर रहा। 2 रुपये 5 रुपये या कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं होती पशुपालकों के लिए भी। जैसे पहले 2 रुपये होते थे तो पशुपालक भी 2 रुपये खुले कराने के चक्कर में मतलब वो पैसे देने की स्थिति में नहीं होता था। तो वो जैसे 5 रुपये होंगे 10 रुपये होंगे तो उसके देने में भी सुविधा रहेगी और वो कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं है। और ये 2-2 5-5 रुपये इकट्ठे होके एक पशु चिकित्सा के कार्य में थोड़ा योगदान भी मिल जाएगा। पर्यटन के पटल पर मरुधरा की अपनी अलग ही पहचान है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का टोटा रहा। जाहिर है इससे जुड़े लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बुरा दौर समाप्त हो चला है। 2 साल बाद एक बार फिर से पर्यटन विभाग के अधीन मेले और उत्सवों का दौर शुरू हो गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष कवायद भी शुरू कर दी है। मेला और उत्सवों की खासियत और लोक संस्कृति के बारे में रोचक पहलुओं के साथ सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग की जा रही है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के नेतृत्व में पर्यटन विभाग ने विभिन्न आयोजनों की तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। वहीं जैसलमेर में डेजर्ट टूरिज्म को प्रोत्साहन देने और स्पेशल टूरिज्म जोन को स्थापित किया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही नए सर्किट परियोजनाओं के प्रस्ताव को इसी महीने पुनः केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ताकि प्रदेश में नई सर्किट योजनाओं को गति मिलने के साथ ही सैलानियों को नई जगहों का दीदार करने का मौका मिल सके। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से अगले सप्ताह से पर्यटन को बूस्टर डोज मिलने के पूरे आसार हैं। संवत्सर 2078 विदा हो चुका है और संवत्सर 2079 का स्वागत हो रहा है। इसके साथ ही मातृशक्ति की आराधना का पर्व वासंतीय नवरात्र शुरू हो गया है। इस मौके पर शहर शहर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नव वर्ष सबके लिए शुभ हो और समाज में समरसता और भाईचारा बना रहे, इसे लेकर जोधपुर में आरएसएस की ओर से राष्ट्रोत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर प्रांत के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। संघ की वेशभूषा में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह राष्ट्र का उत्थान का संकल्प लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। हजारों फीट ऊपर से दुश्मन के घर में घुसे और चंद पलों में तबाह कर दिए दुश्मन के ठिकाने। जैसलमेर में जांबाज पैराट्रूपर्स के कर्तव्यों से लोग रोमांचित हो उठे। एक सप्ताह में दूसरे बड़े अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने अपने शौर्य को दिखाकर आश्वस्त किया कि उनके रहते कोई भी दुश्मन इस देश का बाल बांका नहीं कर सकते। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना लगातार अपने वॉर स्किल्स को शार्प कर रही है। दूसरे देशों के साथ एक्सरसाइज के अलावा आर्मी अपने स्तर पर भी लगातार चीन और पाक बॉर्डर पर वॉर एक्शन में नजर आ रही है।
जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भी इंडियन आर्मी के सैकड़ों पैराट्रूपर्स ने एयरबोर्न एक्टिविटी का बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस दौरान सेना के सैकड़ों पैराट्रूपर्स ने आसमान से छलांग लगाई। इस एक्सरसाइज में सैनिकों को एयरलिफ्ट करना, बड़े पैमाने पर एयर ड्रॉप, रैपिड रिक्रूटिंग, महत्वपूर्ण लक्ष्यों की निगरानी और उद्देश्यों को हासिल करना शामिल रहा। दरअसल राजस्थान के पाक से 1000 किलोमीटर से अधिक की सीमा लगती है। पूरे बॉर्डर पर आर्मी किसी भी सिचुएशन में तुरंत एक्शन में आ सके, इसके लिए एयरबोर्न जैसे एक्टिविटी महत्वपूर्ण हो जाती है। रेल यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। ऐसे में भारतीय रेलवे और उसके सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल ने देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेज कर दिया है। इस परियोजना के तहत पश्चिमी मध्य रेलवे के 26 प्रमुख स्टेशनों पर 710 आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे और 10 नॉन आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे समेत कुल 720 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, रेलवे परिसर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों और वीडियो फीड की निगरानी 3 स्तरों पर की जा रही है। इसके लिए सभी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो सीसीटीवी से वीडियो फीड दिखाते हैं। साथ ही कैमरे, सर्वर, यूपीएस और स्विच की निगरानी के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसे अधिकृत कर्मी किसी भी वेब ब्राउजर से देख सकते हैं। कोटा मंडल के भी 3 प्रमुख स्टेशनों में 145 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें कोटा स्टेशन पर 75, सवाई माधोपुर स्टेशन पर 40, भरतपुर पर 30 आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे और कोटा स्टेशन पर नॉन आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं। भारतीय नववर्ष के शुभारंभ के मौके पर लेक सिटी में पारस आत्मीय सेवा संगठन की ओर से जल सेवा के वाहन का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया के हाथों किया गया। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि दोनों संस्थानों की ये पहल शहर की जनता के लिए और उदयपुर की हरियाली बनाने में काफी लाभदायक साबित होगी। आपको बता दें कि उदयपुर में किसी को भी खास मौके पर यदि जल की आवश्यकता पड़ेगी तो जल सेवा वाहन के माध्यम से उन तक जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही इस भीषण गर्मी में उदयपुर में लगे पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए उन्हें पानी पिलाया जाएगा। कटारिया ने कहा है कि जल सेवा पुण्य की सेवा है और दोनों ही संस्थान ये सेवा मुफ्त कर रहे हैं, जिससे निश्चित ही उदयपुर की जनता को लाभ मिलेगा। इस दौरान नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टांक, बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली समेत कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र के मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी है। भक्त पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माता के मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। जयपुर के आमेर में शीला माता मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां पूरे वैदिक विधान से घट स्थापना की गई है। शीला माता मंदिर के पुजारी का कहना है कि कोरोना काल के बाद पहली बार नवरात्र के दौरान शीला माता मंदिर में यहां मेला भरेगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर को 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर में माता के दर्शन किए जा सकते हैं, जबकि 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे निशान की पूजा की जाएगी। वहीं 9 अप्रैल को अष्टमी की पूजा होगी और 10 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। नवरात्र के दौरान जयपुर का पूर्ण राज परिवार 9 दिनों तक माता के मंदिर में विशेष श्रृंगार करता है। झुंझुनू के चिड़ावा के गायत्री शक्तिपीठ में 15वें वार्षिकोत्सव के दौरान दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में बनाए गए यज्ञ स्थल पर दीपों की झिलमिल रोशनी से पूरा मंदिर जगमग उठा। इस मौके पर पुष्कर से आई गायत्री परिवार की टोली ने पहले संस्कारित जीवन के बारे में बताया और कहा कि हमें जीवन में सद्भाव, शांति, संस्कारवान होने का दीपक मन के मंदिर में जलाना है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने अपने घरों से दीपक लाईं। साथ ही आयोजन स्थल पर भी 1000 से अधिक दीपकों की व्यवस्था की गई थी, जिन्हें एक साथ गायत्री मंत्र की मधुर ध्वनियों के बीच जलाया गया। एक साथ जले इन दीपकों से
पूरा पीठ रोशन हो गया। ये दृश्य मनभावन था। इसके बाद सभी महिलाएं सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ इन दीपकों को अपने घर ले गईं। चैत्र शुक्ल पक्ष का धार्मिक मान्यताओं में विशेष स्थान माना जाता है, क्योंकि इस दिन से ही चांद्र संवत्सर की शुरुआत होती है। साथ ही शक संवत भी इस दिन से शुरू होता है और ऐसे में हिंदू नववर्ष के पहले दिन कई धार्मिक आयोजन किए गए। जालोर में नववर्ष के स्वागत में लोगों ने वाहन रैली निकाली, जिसमें करीब 250 वाहनों पर सवार महिलाओं ने रैली में हिस्सा लिया। 8 किलोमीटर लंबी इस रैली में शहर के कई रास्तों से होते हुए महिलाएं गुजरी। राष्ट्र सेविका समिति जालोर की ओर से निकाली गई इस शक्ति वाहन रैली को भगत सिंह स्टेडियम से पूजा अर्चना के बाद रवाना किया गया। रैली का कई जगह पर स्वागत हुआ। रैली में शामिल नारी शक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था। हिंदू नववर्ष का आगाज हो चुका है। इसको लेकर जालोर में भव्य रैली निकाली गई है और इस दौरान सज धज करके जालोर वासी है नए वर्ष के स्वागत को लेकर तैयार है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिस तरीके से आज जोश और जुनून पूर्व संध्या को देखने को मिला है नववर्ष के आगाज को लेकर, हिंदू नववर्ष विशेष रूप से क्या महत्व था? इस दिन प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन होता है, 1 जनवरी होता है, लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन हमें नजर नहीं आते। लेकिन भारतीय नववर्ष जो प्रारंभ होता है, इसी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान अंगद देव जी का जन्म दिवस भी यही है। संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई और संघ के संस्थापक माननीय डॉक्टर साहब का भी जन्मदिन यही रहता है। कई सारे विशेष परिवर्तन इस दिन रहते हैं। मातृशक्ति की आराधना के पर्व बसंतीय नवरात्र के शुरुआत के साथ ही माता के मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। प्रसिद्ध शक्ति पीठों में शामिल करौली के कैला देवी मंदिर में भी नवरात्र के मौके पर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भक्त दरबार में पहुंचे। नवरात्र की शुरुआत से पहले ही यहां पर लक्की मेला शुरू हो जाता है, जहां देश के कई राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। फिलहाल मेले में माता के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सिर्फ 6 दिनों में ही अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां मंदिर में दर्शन कर मनौती मांग चुके हैं। मेले में सबसे अधिक भीड़ दुर्गाष्टमी और नवमी को रहती है, जिसमें 2 दिनों में करीब 10 लाख श्रद्धालु कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मेले में राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि प्रांतों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आते हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं मेले में हिंडौन और करौली समेत अन्य आगारों की करीब 314 रोडवेज बसों को भी लगाया गया है। चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है और इसके साथ ही बीकानेर के देशनोक की करणी माता मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर माता के इस मंदिर में वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में भक्ति की रसधारा बहती है। इस मंदिर की विशेषता है मंदिर में रहने वाले चूहे। भारत का ये पहला मंदिर है जहां करीब 20,000 चूहे रहते हैं और ऐसे में मंदिर को चूहों वाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है। देशनोक करणी माता मंदिर के सफेद चूहों को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था है। श्रद्धालु मंदिर परिसर में सफेद चूहों के दर्शन को शुभ मानते हैं। इस मंदिर में चूहों की एक विशेषता ये भी है कि मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती के दौरान बड़ी संख्या में चूहे मंदिर परिसर में दिखाई देते हैं। यहाँ रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। मां करणी के साथ साथ इन चूहों को भी श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में चूहों की मौजूदगी के बारे में मान्यता है कि देपावत जाति के लोग मरने के बाद यमलोक नहीं जाते, बल्कि वे चूहों के रूप में करणी माता के मंदिर में रहते हैं। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के मौके पर राजसमंद में आगरिया गांव में श्री राम कथा का आयोजन शुरू हुआ। इसे लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा मठ महादेव मंदिर से चार भुजानाथ मंदिर, कुमावतों का मोहल्ला, बड़ा मंदिर, नीमड़ी चौक, छपरा चौराहा होते हुए राम कथा स्थल आगरिया की वाड़ा में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में 351 महिलाएं कलश लिए साथ चल रही थी।
इस दौरान संत ज्ञानानंद महाराज ने कलश की महिमा बताई। वहीं शोभा यात्रा के समापन पर महाप्रसाद वितरण किया गया। राम कथा समिति के संयोजक पप्पू दास वैष्णव ने बताया कि राम कथा कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। श्री 1008 श्री मुरलीधर जी महाराज जोधपुर वालों की मुखार बिन से 50,000 पब्लिक के आज्ञा अनुसार सुनवाएंगे हम लोग और ऐसे भव्य कार्यक्रम रखा गया है। और आज भव्य कलश यात्रा रखी गई है